हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। देखिए दोस्तों, पढ़ाने से पहले, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। लगातार ये रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कर रहे हो, हिंदी में बहुत कम कर रहे हो, तो हमारे नोट्स प्रॉपर नहीं बन पा रहे। तो देखिए दोस्तों, बात इतना है कि समय का अभाव होता है। हमेशा समय का अभाव होता है कि 1 घंटे के लेक्चर में या 40 मिनट के लेक्चर में मटेरियल हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो मटेरियल आपके काम भी ना आए, फिर फ़ायदा क्या, आप उसको समझ ही ना पाए। तो उसी चीज़ को देखते हुए अब हमने यहाँ से एक नई शुरुआत की है कि मटेरियल अब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। दोनों में मैं आपको बोलूँगा और दोनों में आपको बोर्ड के सामने लिखा हुआ भी मटेरियल ये मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब के बाद में आपको हिंदी और इंग्लिश वाली दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल भी, इसके लिए बिल्कुल श्योर है। तो अब बात करते हैं यहाँ से अपने लेक्चर के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे थे कि 1858, 1858 और 1861 का लास्ट लेक्चर हमने लिया था। यहाँ पर जो अधिनियम आए थे इनमें हमने बात किया था कि किस प्रकार से 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन शासन को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लेके आ जाती है और वहाँ से भारत के ऊपर एक सीधा शासन नियंत्रण स्थापित करती है भारत की सत्ता पर। क्लियर है क्या दोस्तों? और यहीं से हमने कुछ बातें आपको और बताई थी किसके 1861 के इस आर्टिकल के बारे में कि भारत में क्या हुआ, फिर से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं इसमें हाई कोर्ट्स बनाए गए और यहीं पर क्या बनाया गया, राज्य की विधान परिषद बनाई गई। क्या बनाई गई दोस्तों? राज्य की विधान परिषदें बनाई गई थी। तो इस प्रकार से हमने वहां पे पिछले लेक्चर में बात किया था। तो अपने अगले लेक्चर में चलते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में, उसी चेन में, उसी सीरीज में एक नया आर्टिकल यहाँ से आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। अब बात ये हुआ दोस्तों कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक व्यक्ति हुआ करता था, जॉर्ज अरुंडेल। नाम क्या है दोस्तों? जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल ने सिफारिश की, जॉर्ज अरुंडेल ने सिफारिश की कि आप लोग क्या कीजिए, भारत के लिए एक अधिनियम पारित कीजिए और कहीं ना कहीं अब भारत में जरूरत है किसकी, भारत में जरूरत है किसकी, डिवीजन ऑफ कम्युनिटी की, यहाँ पर सामुदायिक विभाजन की अब कहीं ना कहीं अब जरूरत आन पड़ी है। लेकिन ये चीजें किसके लिए फायदेमंद थी? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन के लिए फायदेमंद थी। तो इस पर ध्यान कौन देगा? ब्रिटिशर्स देंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक नया एक्ट पारित किया। उसमें एक नया एक्ट जो पारित किया, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से इस अधिनियम को भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मार्ले कौन है और मिंटो कौन है? तो मार्ले जो होते थे दोस्तों, ये भारत सचिव होते थे। पहले आपको अधिनियम में बताया था हमने कि भारत सचिव क्यों बनाए गए, ठीक है दोस्तों। तो ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, भारत सचिव थे। और इसमें से जो ये मिंटो साहब थे, ये कौन थे? तो ये दोस्तों वायसराय थे। ये कौन थे? वायसराय थे। क्लियर है क्या मेरी बात यहाँ से? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्ले और मिंटो सुधार के नाम से इस अधिनियम को पारित किया गया और इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई जिसमें हम विचार अभी करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, इस अधिनियम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वो क्या था? कहीं ना कहीं ये भारत को बांटना चाहते थे। किसके ऊपर? धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भारत का डिवीजन करना चाहते थे। और इसका मेन कारण क्या था? मेन कारण इसका ये था कि 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था, बंगाल डिवीजन हो गया था। और उसी के साथ साथ ढाका में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1906 में एक लीग बनाई गई, मुस्लिम लीग के नाम से जिसे जाना जाता है, एक मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन हुआ और जो बंगाल का ईस्टर्न एरिया था, जहां पर दूसरा देश वहां से निकाला गया,
वहाँ पर मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा थी और वहीं पर क्या बनाई गई, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से ब्रिटिशर्स को ये लग गया, ये महसूस हो गया कि अब कहीं ना कहीं भारत को कम्युनिटी के आधार पर हम लोग आसानी से बांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग तो बन गई, मुस्लिम लीग बन गई। अगर ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, मुस्लिमों के लिए अलग से एक निर्वाचन आयोग बना दिया, एक निर्वाचन आयोग बना दिया, क्योंकि यहां पर क्या था, जो केंद्र की परिषद थी, जो केंद्र की परिषद थी, उस केंद्र की परिषद में काउंसिल ऑफ सेंटर में क्या किया गया, पहले मेंबर थे कितने 16 और अभी कर दिए 60 प्लस, और उसमें कहीं ना कहीं एक भाग दिया गया किसको, इस मुस्लिम लीग के लोगों को। और इसी बात के ऊपर इन्होंने क्या किया, तो देखते हैं क्या है। मैंने आपको बताया है दोस्तों, क्योंकि क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसी के चलते उन्होंने क्या किया, एक नया एक्ट पारित किया, कब 1909 में। और इस एक्ट का, इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो क्या था कि सामुदायिक विभाजन का उद्देश्य लेकर ये भारत में पहुंचे थे। इस अधिनियम को लेकर द मेन ऑब्जेक्टिव वाज द डिवीजन ऑफ कम्युनिटी, कि संप्रदाय का विभाजन करना ही इनका मेन उद्देश्य था। और कहीं ना कहीं संप्रदाय को आप विभाजित कैसे कर सकते हैं भाई, वो तो पहले से था भाई, जो हिंदू है वो हिंदू है, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम है, जो सिख है जो ईसाई है वो सब अलग अलग है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो भाईचारा खत्म करने वाली बात थी। और भाईचारा खत्म कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्शंस की शुरुआत की गई, इनके लिए पृथक इलेक्शन कमीशन बनाया गया, इनके लिए पृथक निर्वाचन आयोग बनाया गया। तो मुस्लिम कम्युनिटी वाज गिवन ए सेपरेट इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल या निर्वाचन आयोग बनाया गया। यह आपको याद रखना है। यह आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, तो दोस्तों वो क्या था, वो अधिनियम था मार्लेमिंटो सुधार के नाम से, मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स के नाम से, या फिर आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत इन्होंने क्या किया गया, तो मुस्लिमों के लिए क्या कर दिया, मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया गया। और इसी के लिए क्या किया दोस्तों, देखिएगा इसमें 3 काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इंडियंस वाज अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वायसरायस काउंसिल, भारतीयों को पहली बार वायसराय की परिषद में नियुक्त किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जाकर इस समय तक जाकर भारतीयों को भी शासन में मौका दिया गया। और वायसराय की जो काउंसिल थी, वायसराय की जो परिषद थी, उस वायसराय की लेजिस्लेशन या कार्यकारी परिषद में क्या किया गया दोस्तों, एक भारतीय को नियुक्त किया गया। और उन भारतीयों का नाम क्या था दोस्तों, तो उन भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को शामिल किया गया, तो अधिनियम बताना है ये वाला, या फिर इसी को हम कह सकते हैं मार्लेमिंटो सुधार। और यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि वह व्यक्ति कौन है जिसको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सबसे पहले नियुक्त किया गया था और वह भारतीय था। क्लियर है क्या बात, तो भाई साहब आंसर क्या होगा हमारा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा होगा। इस बात को आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। तो अब यहां से बात करने हैं आगे कि क्या हुआ, जो भारत सचिव परिषद थी, जो सेक्रेटरीट काउंसिल ऑफ इंडिया थी, और ये कहां पे थी दोस्तों, तो ये यूके में थी, ये यूनाइटेड किंगडम में थी। तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड मत बनाना इसको, यूनाइटेड किंगडम में लंदन में थी। तो सेक्रेटरीट काउंसिल ऑफ इंडिया में इन्होंने क्या किया, भारत सचिव परिषद में इन्होंने क्या किया गया, इन भारतीयों को यहां पर शामिल किया गया, एक सदस्य बनाया गया। तो कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश की जो ये
कार्यकारिणी परिषद थी, एक यहाँ पर गवर्नर जनरल कह लीजिए या फिर वायसराय कह लीजिए, और भारत सचिव परिषद जो इन्होंने ब्रिटेन में बनाई थी, लंदन में बनाई थी। तो अब इन दोनों में कहीं ना कहीं भारतीयों को भी हिस्सा दिया गया, भारतीयों को भी भाग लेने का मौका दिया गया। तो ऐसे वे दो कौन भारतीय थे जिनको भारत सचिव परिषद में भाग लेने का मौका मिला? तो एक का नाम है दोस्तों केजी गुप्ता और दूसरे का नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी। एक का नाम क्या है दोस्तों? केजी गुप्ता है और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? सैयद हुसैन बिलग्रामी है। तो आपको याद रखना है कि भारत सचिव परिषद में पहली बार भारतीयों का चुनाव किया गया, भारतीयों को अपॉइंट किया गया, उनको नियुक्ति की गई, और यहाँ पर वो दो भारतीय कौन थे दोस्तों? तो वो दो भारतीय थे केजी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ हिंदी में, सैयद हुसैन बिलग्रामी। इसको याद रखना है दोस्तों आपको। अब यहाँ पर मैंने इतनी बातें आपको बताई है, तो एक बात यहाँ से और भी कर लेते हैं कि क्या है। देखिए, अब से पहले, इस अधिनियम से पहले भारतीयों को, क्योंकि आपने देखा होगा 1858 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम में क्या कर दिया था? अपर हाउस लोअर हाउस बनाया गया था, द्विसदनात्मक व्यवस्था वहां पर बनाई गई थी। तो उस द्विसदनात्मक व्यवस्था में क्या किया गया? भारतीयों को भी शामिल किया गया था, मंत्री पद की स्थापना वहां पे की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने का मौका कब दिया गया? किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? मैं पहले सवाल सुन लीजिएगा दोबारा से। भारतीयों को किसी भी बजट पर बहस करने का, डिबेट करने का जो मौका दिया गया, या ये राइट एक अधिकार दिया गया, ये किस एक्ट के अंतर्गत दिया गया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप क्या बताएंगे कि कहीं ना कहीं वो कौन सा होगा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम होगा? तो ऐसा नहीं है, वो 1858 का भारत शासन अधिनियम ही था। लेकिन अभी क्या है, देखिए, डिबेट करना अलग होता है, बहस करना अलग होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस करना अलग होता है, प्रश्न पूछना अलग होता है। तो बहस करना अलग है और प्रश्न करना अलग है, क्वेश्चंस करना अलग है और डिबेट करना अलग है। तो कहीं ना कहीं एक बात यहां से आप ध्यान रखना कि बजट पर बहस करने का अधिकार पहले ही मिल गया था, लेकिन बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार था वो किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? वो भाई साहब आपके इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। तो पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द बजट पर पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों हमने बात की यहाँ पे किसके बारे में? 1909 के भारत शासन अधिनियम, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के ऊपर। अब यहाँ से देखिए, बातें तो हम कितना भी कर सकते हैं, फैक्ट बहुत सारे यहाँ पर हैं, लेकिन मैटर करता है कि आपका लेवल क्या है। तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो जितना भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देखिए हमें भी पता है कि कहाँ से क्या चीजें आने वाली होती हैं। हाँ, ये नहीं पता कि एक्चुअल क्या आएगा, लेकिन कहां से आएगा ये पता है। तो दोस्तों कहां से वो आने वाला है उस चीज के बारे में हम लोग जानकारी यहां से लेते हैं, और आपको भी वहीं से चीजों को पढ़ाया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम अगला अधिनियम यहां से लेते हैं, 1919 का अधिनियम हम लेकर आएंगे। देखते हैं अपना अगला अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का। तो 1919 के इस भारत शासन अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको मेंशन किया गया है सामने, और उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हमेशा रहते हैं दोस्तों। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 का ये जो भारत शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है, क्योंकि आपको पहले भी बताया था जिस प्रकार से पहले
मिंटो रिफॉर्म आया था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी मॉन्टेग्यू कौन है, तो मॉन्टेग्यू दोस्तों होंगे क्या, भारत सचिव होंगे। और यहाँ पर चेम्सफोर्ड कौन है, तो चेम्सफोर्ड दोस्तों है कौन, वायसराय। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1919 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत या फिर जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, इसके अंतर्गत यहाँ पर भारत सचिव कौन थे या इस कालीन भारत सचिव कौन थे, तो मॉन्टेग्यू थे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कौन हाई कमिश्नर थे, हाई कमिश्नर का मतलब समझते हैं आप लोग, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, भारत सचिव को भारत उच्चायुक्त कहा जाने लगा, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो कभी कभी अगर आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत सचिव कौन थे, तो वहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हाई कमिश्नर कौन थे, भारत के उच्चायुक्त कौन थे। क्लियर है क्या बात, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों मॉन्टेग्यू थे। तो अब क्या हुआ, जिस प्रकार से हमने पहले अधिनियम में देखा था, जो 1909 का जो अधिनियम आया था, मार्लियामेंटो सुधार जिसको कहा गया दोस्तों, तो अब यहाँ से एक बात है कि कहीं ना कहीं भारत में उस फूट डालो राज करो की जो नीति है वो उसकी शुरुआत तो हो गई, क्योंकि जब तक मुस्लिम लीग नहीं बनी थी तब तक दिक्कत नहीं थी, या फिर जब तक उनको एक अपना पर्सनल या फिर सेपरेट एक इलेक्टोरल कमीशन नहीं दिया गया था तब तक भी बात ठीक थी। लेकिन उसके बाद में माहौल चेंज हो गया, हर प्रकार से हर जगह पर हर एक क्षेत्र में मुस्लिम लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग अब अपने आप को उस स्थान पर देखने की कोशिश करते और वो लोग वहां पर पहुंचने की कोशिश करते, क्योंकि उनके पास में क्या था, उनके पास में अलग से एक निर्वाचन आयोग था, निर्वाचन मंडल था। अब कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई के बीच में एक थोड़ी सी दीवार आ गई कम्युनिटी को लेकर, संप्रदाय या समुदाय को लेकर। तो बात यह हुई दोस्तों, उनको देखकर क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म की अगर हम बात कर ले, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म की अगर हम बात कर ले, तो कहीं ना कहीं अब कम्युनल इलेक्शन वर इनकरेज, सामुदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया। किन लोगों के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। क्या किया गया भाई साहब, जो आपका सामुदायिक निर्वाचन था, कम्युनल जो इलेक्शन होते थे उनको बढ़ावा दिया गया। और पहले ये मुस्लिम लीग के पास में था, अब ये इलेक्शन कमीशन फॉर क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म वर आल्सो फॉर्म्ड। तो ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म के लिए भी निर्वाचन आयोग या फिर निर्वाचन मंडल बनाया गया। इस बात को आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम समुदाय के लिए निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो 1909 के परिषद अधिनियम में। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म के लिए या फिर ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म के लिए सामुदायिक जो कमीशन था, निर्वाचन मंडल था, वो कब गठित किया गया, तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत उसका गठन किया गया। तो दोस्तों आइए यहाँ से अगली बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको कम्युनल तो यहां से बढ़ावा दिया गया, इलेक्शन को इसको तो बढ़ा ही दिया, लेकिन उसके अलग भी यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके द्वारा की गई है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन सेंटर, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की क्या की गई दोस्तों, गठन किया गया या फिर बनाई गई। आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था कब गठित की गई, तो 1919 के इस भारत शासन के अंतर्गत ही ये सब कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। अब द्विसदनात्मक का मतलब होता है क्या, देखिएगा, सदन का मतलब होता है घर, हाउस, और द्वि का मतलब होता है दो। तो अब कहीं ना कहीं केंद्र में हो गए कितने घर, दो घर, किसके, विधायिका के, लेजिस्लेचर हाउस।
या लेजिस्लेटिव हाउस। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो ये दो सदन बनाए गए, ये दो सदन वर्तमान में जो हम देखते हैं लोकसभा और एक राज्यसभा, जहाँ पर लोअर हाउस और अपर हाउस उन्हें कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो राज्य परिषद है और जो विधान परिषद है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनाया गया दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर क्या है तो राज्य परिषद बनाई गई, स्टेट काउंसिल बनाई गई और दोस्तों एक बनाई गई विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। अब दोस्तों यहां से आपसे पूछ सकता है कि इनमें से जो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका लाई गई थी, उसके दो सदन थे, उन्हें क्या कहा गया था, तो उसमें से एक को कहा गया था स्टेट काउंसिल कहा गया था दोस्तों, और दूसरे को कहा गया था लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया था, विधान परिषद, विधानसभा कहा गया था। जो राज्य परिषद है दोस्तों, राज्य परिषद में मेंबर्स थे कितने, सदस्यों की संख्या थी कितनी, तो देयर आर 60 मेंबर्स इन स्टेट काउंसिल। राज्य परिषद में कितने मेंबर थे, 60 मेंबर्स थे, 60 सदस्य थे। और इसी क्रम में अगर विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों 144 144 यहाँ पर क्या था, 144 सदस्यों की संख्या यहाँ पर थी। अब इसी के बात कर ले कि इन 60 में से राज्य परिषद की इस 60 सदस्यों में से 34 सदस्य कैसे थे, ई का मतलब इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब चयनित, जिनका चुनाव हुआ था, चुने गए मेंबर। तो 34 मेंबर यहाँ पर निर्वाचित सदस्य थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे, और 26 यहाँ पर नॉमिनल थे, 26 यहाँ पर कैसे थे, तो ये मनोनीत थे, इनको मनोनीत किया गया था, अपॉइंट किया गया था, इनको नियुक्त किया गया, इनको चुना गया था, और इनको भाई साहब ये मनोनीत किया गया था। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 144 मेंबर्स की हम बात करते हैं, 144 में से 104 सदस्य कैसे थे, इलेक्टेड थे, निर्वाचित थे, और यहाँ पर 40 सदस्य मनोनीत या फिर नॉमिनल थे। क्लियर है क्या बात। तो केंद्र में किस प्रकार से यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई, और यहाँ पर कितने सदन हुए, तो 2 सदन हुए, लेकिन उन 2 सदनों में कौन कौन से थे, तो एक था दोस्तों स्टेट काउंसिल और दूसरा था विधानसभा। स्टेट काउंसिल के मेंबर्स की संख्या कितनी थी, 60 थी, और उन 60 में से, उस 60 में से अगर बात किया जाए कि इलेक्टेड मेंबर्स कितने थे, निर्वाचित मेंबर्स कितने थे, तो 34 थे। नॉमिनल की अगर बात किया जाए तो दोस्तों 26 थे। इसी क्रम में बात किया जाए कि विधानसभा, लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स थे, तो उसमें दोस्तों 144 मेंबर्स हुए। 144 में से 104 मेंबर, 104 सदस्य दोस्तों निर्वाचित थे, इलेक्टेड थे, और उनमें से 40 मेंबर्स, 40 सदस्य कैसे थे दोस्तों, तो नॉमिनल थे, मनोनीत किए गए थे। क्लियर है क्या मेरी बात। यहाँ से अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो एक सिस्टम हमने देखा क्या कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन सेंटर, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। और एक वर्ड यहाँ पे होता है दोस्तों डायरकी। एक वर्ड होता है क्या, डायरकी। डायरकी का मतलब होता है दोस्तों द्वैध शासन। तो डायरकी बिगेन इन द स्टेट्स, राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। राज्यों में क्या हो गया दोस्तों, द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। अब ये द्वैध शासन क्या होता है, अब सुनिएगा। शासन करने वाले 2 चरण, 2 स्टेप में यहां पर शासन होगा। द्विसदनात्मक को यहां से मत मिलाना, द्विसदनात्मक को यहां से मत मिला लेना, क्योंकि द्विसदनात्मक होते हैं खाली इसमें घर की बात करी गई, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है। और यहां पर कैसी बात की गई दोस्तों, यहां पर बात की गई द्वैध शासन की। जैसे हम देखते हैं भारत के अंदर केंद्र में अलग से रूल और राज्यों में अलग से रूल, तो इसी प्रकार से यहां पर राज्यों के अंदर भी क्या कर दिया, द्वैध शासन की शुरुआत कर दी। और क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में क्या कर दिया इन्होंने, शक्तियों का विभाजन कर दिया दोस्तों, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोस्तों। एक यहां से इन्होंने क्या किया गया यहां पर, अब देखिए विभाजन किसका किया था,
शक्ति किस चीज की है? शासन की है। लेकिन शासन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे कि आप क्या है कि जो वायसराय है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो द्वैध शासन होता है ना, कुछ लोगों को यहाँ पे भी दिक्कत आ रही होगी। द्वैध शासन में क्या हुआ कि द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। पहले क्या था कि यहाँ पर वायसराय कोई भी कानून बनाएगा तो वो बन जाएगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी को ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी अगर यहाँ पर कोई शासन व्यवस्था बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं तो ठीक है भाई साहब, तब द्वैध शासन का मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नरेंद्र मोदी के साथ में उसकी कार्यकारिणी परिषद के जो मंत्रिमंडल है, अगर वहां पर कुछ ऐसे कैबिनेट मंत्रालय हैं, कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जो उन मंत्रियों के अंडर में है, और उन मंत्रियों को अगर ये अथॉरिटी दे दी जाए कि आप अपने उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट, उस विषय को लेकर कुछ भी कानून बना सकते हैं, तो एक शासन व्यवस्था केंद्र में चल रही है, दूसरी भी केंद्र में ही है, लेकिन एक पीएम के द्वारा और दूसरी मंत्रिमंडल के द्वारा। तो वही सब चीजें यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर स्टेट्स में, राज्यों में क्या कर दिया इन्होंने, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, द्वैध शासन की शुरुआत कर दी। और जब यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होगा, विभाजन होगा, तो दोस्तों एक विषय आएगा, कौन सा? आरक्षित विषय आएंगे, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स आएंगे, आरक्षित विषय आएंगे। और दूसरा होगा दोस्तों ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे, हस्तांतरित विषय होंगे। जो रिजर्व्ड है उनको कौन कंट्रोल करेगा? तो उनको वायसराय कंट्रोल करेगा। कौन करेगा दोस्तों कंट्रोल? तो वायसराय कंट्रोल करेगा। और जो यहां से ये हस्तांतरित है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो इसको मंत्री परिषद कवर करेगी। कौन करेगी दोस्तों? मिनिस्टर काउंसिल। मंत्री परिषद की सहायता से ये सब चीजें होंगी। लेकिन आरक्षित विषय कौन कौन से थे? तो जैसे रेवेन्यू हो गया, राजस्व हो गया, पुलिस सिस्टम हो गया, बजट हो गया, या वित्त हो गया, इन सब को कहां पे रखा गया? रिजर्व में, आरक्षित में रखा गया। लेकिन जैसे एग्रीकल्चर और एजुकेशन, शिक्षा और जो आपका यहाँ पे कृषि है, इन दोनों को कहां पे रखा गया है? ऐसे बहुत सारे यहाँ पर सब्जेक्ट या विषय होंगे। आगे चल के हम देखेंगे 1935 का जो अधिनियम आने वाला है, इसके बाद में किस प्रकार से वहां पे एक जो सूची बनाई जाएगी, वहां पे क्या होगा कि बंटवारा हो जाएगा, 3 चरणों में होगा। जैसे आपका एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस प्रकार से वहां से हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आरक्षित विषय अलग कर दिए गए और यहाँ से हस्तांतरित विषय अलग कर दिए गए। मेरी बात क्लियर है क्या? जो आरक्षित विषय है उनको वायसराय कंट्रोल करेगा, और यहाँ पर ट्रांसफर जो हस्तांतरित विषय होते हैं उसको मिनिस्टर काउंसिल क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। लेकिन इसी क्रम में यहाँ पर कि दोस्तों क्या है, 2 से 3 बातें मैं आपको और यहाँ से बता दूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब लेक्चर शुरू किया था, इसमें 1919 के अधिनियम का जब हमने बात शुरू किया था, तो आपको बताया था कि जो भारत सचिव है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, जो भारत सचिव है, भारत सचिव को भारत उच्चायुक्त कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? भारत उच्चायुक्त कहा गया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कहा गया। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि कौन सा अधिनियम ऐसा आया है जिसके अंतर्गत, कौन सा अधिनियम ऐसा आया है जिसके अंतर्गत भारत सचिव को क्या कहा गया दोस्तों? भारत सचिव को कहा गया भारत उच्चायुक्त। क्या कहा गया दोस्तों? भारत उच्चायुक्त कहा गया। तो आपको याद रखना है कि कौन सा था अधिनियम? 1919 का भारत शासन अधिनियम था। क्लियर है क्या मेरी बात? एक यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात किया है कि एक इन्होंने क्या कर दिया, 8 फरवरी 1921 को, 8 फरवरी 1921 में इन्होंने क्या किया? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया। क्या बनाया? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया। इसको हिंदी वाले भी ऐसे ही नोट करना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन्होंने जो बनाया था, इसमें क्या किया गया कि भारत में 121 क्या बना दिया? प्रिंसली स्टेट्स बना दिए, देसी रियासतें बना दी। क्या बना दी दोस्तों? 121 देसी रियासतों का एक चैम्बर बनाया गया। कौन सा चैम्बर? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया। कब बनाया गया? 8 फरवरी 1921 को बनाया गया। मेरी बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं, लास्ट बात करते हैं यहां से इस अधिनियम की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है,
आपसे पूछा जाएगा कि यूपीएससी की शुरुआत भारत में कब से हुई। देखिए, मैं सिविल सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, मैं बात कर रहा हूं संघ लोक सेवा आयोग की, मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी की। तो अगर आपसे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की शुरुआत तो पहले हो गई थी, चार्टर एक्ट में हमने पढ़ लिया था वो, लेकिन यूपीएससी की प्रॉपर, यूपीएससी की जो शुरुआत की गई दोस्तों, यूपीएससी की शुरुआत के लिए क्या किया गया, तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक आयोग बनाया गया, और आयोग कौन सा था, ली आयोग उसको कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया, ली कमीशन उसको कहा गया, ली आयोग उसको कहा गया। और इस ली कमीशन की सिफारिश पर या इसके द्वारा क्या किया गया दोस्तों, यूपीएससी का गठन किया गया, यूपीएससी की स्थापना की गई, और भारत में पहली बार कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका मतलब क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग को हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जीसी मुर्मू साहब, ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यूपीएससी और कैग, यूपीएससी की स्थापना कब की गई, तो भाई साहब इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई, और कैग की नियुक्ति भी किसके अंतर्गत की गई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई। क्लियर है क्या दोस्तों। तो यहां से इतनी बात हमने की, तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूं, बस 2 मिनट के लिए देखिएगा। मैंने कहा कि जो भारत शासन अधिनियम था 1919 का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू कौन थे, तो मॉन्टेग्यू दोस्तों भारत सचिव हुआ करते थे, और यहां पर चेम्सफोर्ड कौन थे, तो चेम्सफोर्ड दोस्तों यहां पे वायसराय या फिर गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि कम्युनल इलेक्शन को बढ़ावा दिया गया, सामुदायिक निर्वाचन को इंकरेज किया गया, इसको बढ़ावा दिया गया, और क्या किया गया, ईसाई धर्म के लिए और बौद्ध धर्म के लिए एक सेपरेट क्या बना दिया, इलेक्टोरल कमीशन बना दिया। और अब क्या होगा कि कहीं ना कहीं यहां पर सामुदायिक लड़ाइयां होंगी, अब लोग आपस में लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं क्योंकि यहां पर वोट डालने का अधिकार, ये सब चुनने का अधिकार, ये सब किसका हो जाएगा, इनका खुद का हो जाएगा। अब जो मुस्लिम लीग के आदमी हैं वो दूसरे किसी पार्टी को क्यों चुनेंगे, वो तो अपनी पार्टी को चुनेंगे ना भाई साहब, अपनी पार्टी के लोगों को चुनेंगे। तो अब क्या हुआ कि यहां पर केंद्र में क्या किया, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की, बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन सेंटर। तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई, एक बनाया गया स्टेट काउंसिल राज्य परिषद, दूसरा बनाया गया विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर राज्य परिषद के 60 मेंबर थे, यहां पे 144 मेंबर थे। क्लियर है क्या मेरी बात। एक यहां पर राज्यों में क्या किया गया दोस्तों, तो राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, डायरकी बिगिन इन द स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इनटू 2 पार्ट्स। यहां पर शक्तियों का विभाजन 2 भागों में किया गया, एक बनाया गया आरक्षित विषय, एक बनाया गया हस्तांतरित विषय। जो रिजर्व थे और ट्रांसफर थे इनको क्या करते थे, देखिए वायसराय किसको कवर करता था, कंट्रोल करता था, तो आरक्षित विषयों को, और यहाँ पे मिनिस्टर काउंसिल जो होती थी, मंत्री परिषद किसको कवर करती थी, तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते थे, स्थानांतरित जो विषय होते थे उसको। अब यहाँ पर क्या है, जैसे रेवेन्यू हो गया, पुलिस हो गया, या बजट हो गया, वित्त हो गया, इन सब पे कंट्रोल किसका, तो वायसराय का। लेकिन शिक्षा और एग्रीकल्चर पर कंट्रोल किसका, तो दोस्तों यहाँ पे मिनिस्टर काउंसिल का यहाँ पे क्या होता था, कंट्रोल होता था। अब यहां से 2-3 बातें और मैंने आपको बताई थी कि भारत सचिव को भारत उच्चायुक्त कहा जाने लगा, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया कब, 8 फरवरी 1921 को बनाया गया। कितने प्रिंसली स्टेट थे, कितनी देसी रियासतें थी, 121 यहां पर देसी रियासतें हुआ करती थी। अब फिर क्या हुआ, एक ली आयोग बनाया गया इसी अधिनियम के अंतर्गत, जिसके द्वारा क्या किया गया, यूपीएससी की स्थापना की गई, यूपीएससी का गठन किया गया। और यह वही यूपीएससी है जिसको हम संघीय लोक सेवा आयोग कहते हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। उसके बाद में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति यहाँ की गई, कैग जिसको आप बोलते हैं,
उसकी नियुक्ति की। क्लियर है मेरी बात? तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातें करेंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे कि आगे जितना भी हम बढ़ें कि आपको मटेरियल हिंदी में भी साथ साथ दिया जाए। तब तक के लिए चैनल को लगातार आप लोग क्या करें, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर अच्छी लगी, पहली बात तो लगी होगी थोड़ी बहुत तो, है ना, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्तों को बोलो कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब।